हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा साइकोलॉजी का मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसके नेचर के बारे में, सारी चीज़ों को समझा। आज ये वीडियो मैं आपके पास स्लाइड के थ्रू लेके आया हूँ सो दैट कि हमारा टाइम भी कम वेस्ट हो और आप तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कम समय में दे सकूँ। राइट, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा तथा मनोविज्ञान में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो शिक्षा के विभिन्न अंगों पर मनोविज्ञान का प्रभाव। ठीक है, यानी इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। अब इसमें हम लोग किन चीज़ों की बेसिकली यहाँ बात करने वाले हैं? शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स, फिर टाइम टेबल, बालक यानी स्टूडेंट्स, एंड अनुशासन यानी डिसिप्लिन। राइट, चलिए सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है दैट इज शिक्षा के उद्देश्यों पर मनोविज्ञान का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन करता है, मनोविज्ञान नहीं। मनोविज्ञान सिर्फ यह बताता है कि उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है अथवा नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जब मैंने आपको फिलॉसफी पढ़ाया था, फिलॉसफी जिन लोगों ने ना देखे हों लेक्चर्स, तो फिलॉसफी के ऑलमोस्ट 24 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसमें मैंने शुरुआत एजुकेशन से करी है, एजुकेशन के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई हैं, वहाँ दर्शन के बारे में सब कुछ बताया है, तो आप वहाँ से बेहतर देख सकते हैं। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशन के, वो हमारे जो दर्शन होता है हमारा, वो निर्धारित करता है। ठीक है, और मनोविज्ञान सिर्फ हमको ये प्रिपेयर करता है कि क्या हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं या नहीं। राइट, इसी संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने लिखा है, यद्यपि मनोविज्ञान शिक्षा के लक्ष्य निश्चित नहीं कर सकता, वैज्ञानिक मनोविज्ञान हमें यह बतला सकता है कि कोई लक्ष्य निराशाजनक बादलों में है या उसे पाया जा सकता है। तो ये क्रो एंड क्रो के अनुसार जो उन्होंने अपने शब्दों में बात कही, तो बात वही है। ठीक है, तो यानी साइकोलॉजी हमको बेसिकली ये चीज़ बताता है कि हम जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, जिस चीज़ को एम कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या हम पा सकते हैं या नहीं। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पाठ्यक्रम पर मनोविज्ञान का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन करिकुलम। देखिए दोस्तों, करिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ पाठ्यक्रम। पुराने टाइम में अगर आप बात करें तो प्राचीन समय में पाठ्यक्रम पर अधिक बल दिया जाता था और बालक को सभी अनिवार्य विषय पढ़ने होते थे। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था, किंतु आज मनोविज्ञान की सहायता से पाठ्यक्रम बालक की रुचियों, रुझान, क्षमताओं और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसके लिए पाठ्यक्रम निर्माता को बाल मन का जानकार अवश्य होना चाहिए। इस बात को सुनिए, पुराने टाइम की जब हम जो टीचिंग मेथड्स होते थे या टीचिंग सिस्टम था, एक्चुअली इसको हम ये बोलेंगे, शिक्षा पद्धति जो हमारी थी, उसमें बेसिकली क्या होता था कि बच्चे को फोकस में नहीं लिया जाता था। वहाँ पर जो भी पाठ्यक्रम होता था वो निर्धारित करते थे उस समय के जो भी टीचर्स होते थे, गुरु होते थे। ठीक है, वो निर्धारित करते थे और बच्चे को भले ही उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, उसको वो चीज़ें पढ़नी पड़ती थी। राइट, ज़बरदस्ती उसको याद करनी पड़ती थी। वहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जाता था, यानी जितनी चीज़ें आपको पढ़नी है, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको समझ में आए चाहे ना आए। राइट, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, आज की स्थिति है उसमें मनोविज्ञान यानी जो एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की हेल्प से जो करिकुलम है हमारा, यानी पाठ्यक्रम है, उसको बच्चे की रुचियों यानी उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है, किस सब्जेक्ट को लेके, किस चीज़ को लेके, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो कितना मेंटली एबल है उन सब्जेक्ट्स को या उन चीज़ों को समझने में, मानसिक योग्यताओं के आधार पर। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ क्या, जैसे जैसे समय चेंज हुआ, साइकोलॉजी हमारे सामने आई, उस समय पर क्या हुआ, जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो करिकुलम है उसको बोला कि नहीं, करिकुलम को बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके जो करंट नीड्स हैं, उसकी जो उस समय की क्षमताएं हैं, उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम पर भी बहुत हद तक जोर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 3 दैट इज शिक्षण विधियों पर मनोविज्ञान का प्रभाव। राइट, यानी टीचिंग मेथड्स पे। तो अब क्या प्रभाव पड़ा? पहले शिक्षण विधियाँ मौखिक हुआ करती थी, बिल्कुल सही बात है, गुरु सिर्फ प्रवचन देते थे और बालकों को सुनकर सीखना होता था और उन्हें कंठस्थ करना होता था, बिल्कुल ठीक है। आज मनोविज्ञान की सहायता से काफ़ी ऐसी शिक्षण विधियों को खोजा जा चुका है जिनसे बालक के अंदर सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है और वह खुद भी सीख सकता है, वो भी रोचक तरीके से। ठीक है ना, उदाहरण के लिए करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, रेडियो, पर्यटन, चलचित्र, टेलीविज़न प्रोग्राम, अनुदेशन आदि शिक्षण विधियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो मतलब क्या हुआ, जो पुराने टाइम की बात करी जा रही है तो बिल्कुल ठीक है कि उस टाइम पर टीचर्स जो होते थे वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते थे। राइट, यानी वो प्रवचन देते थे और स्टूडेंट को उसे सुनना होता था और उसको याद करना होता था, भले ही उसको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई का कोई खास मतलब नहीं होता है कि जब कोई चीज़ हमें समझ में ही नहीं आ रही है, मैं आपको कुछ समझाऊं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती
मैं समझाने के लिए समझाता चला जाऊँ और आप समझने के लिए समझते चले जाओ, तो ये तो रट्टू तोते वाला खेल हो गया ना। तो दैट इज़ वाई वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन ये साइकोलॉजी की हेल्प से ये चीज़ें इतनी आसान हुई कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड सामने आए, जो मेथड्स अभी आपने देखे, करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, रेडियो, पर्यटन, चलचित्र, टेलीविजन, ठीक है। तो ये सारे मीन्स थे बेसिकली, इनके थ्रू बहुत ही आसानी से, जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने क्या है, अगर उन्हें छोटा बड़ा या कोई पोएम वगैरह सिखानी है तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें अवेलेबल हैं, रादर दैन कि किताबों को हम उनको दे दें और कहें कि बेटा इसको याद करना है, या हम बोल बोल के उनको रटवाएं, उससे नहीं। हमारे पास इस समय बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी अवेलेबल हैं जिनमें बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पोएम पे एनिमेशन या एनिमेटेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू बच्चा देखने में भी इंटरेस्टेड होता है और उसको देखते देखते वो सीख भी जाता है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं, तो इन चीज़ों को आई गेस आप समझ पा रहे होगे। रायबर्न ने इस पे अपने कुछ विचार दिए। मनोविज्ञान का ज्ञान प्रचलित होने के कारण ही शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, मनोविज्ञान की ही वजह से कौन सी टीचिंग मेथड ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, बच्चे के दिमाग पे ज़्यादा प्रभाव डालें, उसको सीखने के लिए एनकरेज करें, राइट। ओके, नाउ द फोर्थ वन, दैट इज समय सारणी पर मनोविज्ञान का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन द टाइम टेबल, राइट। मनोविज्ञान की सहायता से समय सारणी बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है जिन विषयों में अधिक परिश्रम की आवश्यकता है उनके लिए वह समय निर्धारित किया जाए जब बालक का मस्तिष्क ताजगी से भरा हो और उसके अंदर थकान बिल्कुल भी ना हो। आई गेस आप समझ रहे होगे इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, गणित, विज्ञान, भाषा, साथ ही विषयों के अध्ययन के बीच अवकाश, खेलकूद, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए निश्चित स्थान होना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल सही चीज़ है कि जैसे हमारे सामने, हम लोग भी जब स्कूल टाइम में थे तो हम लोग के सामने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, 6, 7, 8, 10 तरह के सब्जेक्ट्स थे, जिसमें हर सब्जेक्ट पे उतना हमको टाइम नहीं देने वाली ज़रूरत होती थी। जो रटने वाली चीज़ें होती थी उनको हम रट लिया करते थे, लेकिन जो समझने वाली चीज़ें होती थी, फॉर एग्जाम्पल अगर लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आपको समझ के सीखना है, मैथ्स है, मैथ्स को आपको प्रैक्टिस से सीखना है, साइंस है, साइंस को भी आपको प्रैक्टिस से और समझ के सीखना होता है, राइट। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं कि जिनके लिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है तो उनके लिए समय ज़्यादा दिया जाना चाहिए। टाइम टेबल में यही सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली, राइट, यानी हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें इनका यही कहना था बेसिकली कि जो सब्जेक्ट जिस हिसाब से टाइम की डिमांड कर रहा है उसको उस हिसाब से समय देना चाहिए, और उसके साथ ही साथ पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक बहुत ज़रूरी है, अवकाश, ठीक है। साथ में बच्चों के अंदर एक जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं खेलकूद के थ्रू, वो भी होनी चाहिए, और पाठ्य सहगामी क्रियाओं, यानी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें पढ़ाई भी इन्वॉल्व हो और वो बच्चा इंटरेस्टिंगली उस चीज़ को करे, उसको सीखे, ठीक है। वो आपस में ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का एक प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, आप किसी भी चीज़ को समझा रहे हो, आप किसी भी साइंस की अगर चीज़ को समझा रहे हो, उसको आप प्रैक्टिकली आप उसको समझाओ वो चीज़, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं कि इनका ये कहना है कि समय सारणी पर भी मनोविज्ञान ने अपना प्रभाव डाला है, राइट। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज मनोविज्ञान का बालक पर प्रभाव। अब देखिए, साइकोलॉजी का स्टूडेंट पे क्या प्रभाव पड़ा। मनोविज्ञान की सहायता से वर्तमान समय में शिक्षा बाल केंद्रित हो चुकी है, जबकि प्राचीन काल में शिक्षा अध्यापक और पाठ्यक्रम केंद्रित होती थी। बिल्कुल सही है। उस समय बालक को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं होता था, बल्कि बालक को चीज़ें याद करनी पड़ती थी ज़बरदस्ती। परंतु आज के समय में यदि कोई भी बालक सीखना नहीं चाहता है तो अध्यापक को यह पता लगाना चाहिए कि बालक के सामने क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं जिनकी वजह से वह शिक्षा में रुचि नहीं ले रहा है या ले पा रहा है, और यह सब मनोविज्ञान के कारण ही संभव हुआ है। रूसो बालक को एक ऐसी किताब मानते हैं जिससे अध्यापक को भली भांति पढ़ना चाहिए। देखिए, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं बहुत बढ़िया एक अपनी मूवी का नाम लेना चाहूँगा, 3 इडियट्स। आप सभी ने देखी होगी, आमिर खान की। तो उसमें क्या था, उसमें जो बच्चा था दर्शील सफारी, राइट, जिसका नाम ईशान हुआ करता था, उसके साथ पंगा क्या था, उसको लेटर्स उड़ते हुए दिखाई देते थे, उल्टे उल्टे दिखाई देते थे, है ना। तो एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं था कि वो बच्चा पढ़ सकता नहीं था, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल दिक्कतें थीं जिनको उसके जो फादर थे उस मूवी में वो नहीं समझ रहे थे इस चीज़ को, राइट। माँ, चूंकि माँ होती है इसलिए उनको लग रहा था कि नहीं उनका बच्चा है उसके साथ कुछ दिक्कत है, लेकिन माँ का जोर कितना चलता है, फाइनली उसको बोर्डिंग में भेज दिया जाता है, उसको हॉस्टल में भेज दिया जाता है। वहाँ पे वो बच्चा बिल्कुल अकेला हो जाता है, अपने माँ बाप से दूर हो जाता है। तो वहाँ पर उन चीज़ों को कैसे समझता है भाई, टीचर्स भी होते हैं, वो भी प्रेशर बनाते हैं कि नहीं तुम्हें करना है, नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट देंगे। तो वो डरा सहमा रहता था, राइट। आमिर खान जब वहाँ आता है तो आमिर खान ने उसको कैसे डील किया, उसको साइकोलॉजिकली डील किया, यानी मनोवैज्ञानिक माध्यम से, राइट। धीमे धीमे उसका देखा किस में इंटरेस्ट है, और अगर उसका पढ़ाई में, जैसे अगर वो 6 लिखा है तो वो उसको 9 क्यों बनाता था, राइट। अगर उसके सामने रा सीधा लिखा है तो उसको उल्टा रा क्यों बनाता था। तो ये सारी चीज़ें आमिर खान ने उसको पढ़ने की कोशिश करी, जिस बीमारी का नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है फिलहाल, एनीवेज वो इशू नहीं है। कहने का सेंस सिर्फ इतना सा है कि एक टीचर
राइट। वो मनोविज्ञान के थ्रू बालक की चीज़ें, अगर मान लीजिए उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसको किन दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है, ये मनोविज्ञान के थ्रू बालक के लिए बहुत ही हद तक चीज़ें आसान बना देता है, राइट। दैट इज़ वाई यहाँ पर एक साइकोलॉजी का एक स्टूडेंट पे बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है। इस वजह से ये भी एक शिक्षा का अंग है, बालक, जो कि हम लोगों ने शिक्षा में पढ़ा है, ठीक है। तो नाउ द 6th पॉइंट, दैट इज मनोविज्ञान तथा अध्यापक। अब वही चीज़ अभी हमने स्टूडेंट पे देखा, अब हम टीचर पे देखते हैं। तो सबसे पहले स्किनर ने क्या बोला है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत आवश्यक, उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षण और बालकों के दैनिक संपर्क में मनोविज्ञान प्रयोग किए बिना वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है कि एक टीचर के लिए साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जब वो क्लास में टीचिंग करता है या बच्चों से रेगुलर अपने जो भी कांटेक्ट में रहता है, बच्चों को कोई चीज़ सिखाता है, समझाता है, तो उसके लिए अगर उसके अंदर वो साइकोलॉजी का सेंस नहीं होगा, ठीक है, उसकी जानकारी नहीं होगी, तो वो हर बच्चे को उस तरीके से बेस्ट जो एक टीचिंग देना है उसको वो नहीं दे पाएगा, राइट। 2 4 5 जो बच्चे अच्छे होते हैं, हर जगह होते हैं, वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है, अगर उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और टीचर के पास एक साइकोलॉजिकल अप्रोच नहीं है, तो वो बच्चों को सही से नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाएगा, राइट। ओके, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक स्वयं को भी जानने में सफल होता है। यस, अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता है। अगेन स्किनर ने क्या बोला, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक के रूप में उसकी अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकने में सक्षम अध्यापक अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार मनोविज्ञान की सहायता से एक अध्यापक सफल अध्यापक बन सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ भी आप समझ रहे होंगे कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसका अगर एक नॉलेज है एक टीचर के पास अच्छे से, तो वो अपनी कमियों का भी मूल्यांकन कर सकता है, अपने जो स्किल्स हैं उनका भी मूल्यांकन कर सकता है कि वो कहाँ पे लैक कर रहा है और क्या चीज़ें उसकी लाइक स्ट्रेंथ है, राइट। तो इन सब चीज़ों को भी वो इम्प्रूव कर सकता है साइकोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो रही होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 7th वन, मनोविज्ञान और अनुशासन, यानी साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या रोल था, प्राचीन काल में दंडात्मक अनुशासन की विधि अपनाई जाती थी और माना जाता था स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, राइट। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, फिलॉसफी की वीडियोस आप लोग देखिएगा, उसमें डेफिनेटली आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बेसिकली इनका कहना ये है कि जैसे पुराने टाइम में होता था कि डांट के, मार के, उस तरीके से बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाता था। बोला जाता था स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी अगर बच्चे पे आपने डंडा नहीं चलाया तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में बच्चे को प्यार से, प्रशंसा से, उसकी तारीफ करके, उसको सहानुभूति के साथ समझाने पर, राइट, अनुशासित किया जाता है। मनोविज्ञान हमें अनुशासनहीनता के कारणों को खोजने, उन्हें दूर करने में भी सहायता प्रदान करता है। अगर हमारे सामने मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो बहुत ही शैतान है या जो बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो साइकोलॉजी इसमें आपको हेल्प करती है। अगर आपके पास अच्छा इन्फॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है साइकोलॉजी का, तो आप ये उसको देख सकते हैं कि उसमें जो इनडिसिप्लिन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है या उसकी क्या वजह है, और उनको फिर आप साइकोलॉजी के ही थ्रू उसको साइकोलॉजिकली ही उसको आप ट्रीट करके उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो, राइट। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोगों ने देख लिया कि शिक्षा पर मनोविज्ञान का क्या प्रभाव था। लेकिन जब हम आपस में संबंध की बात करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए अब हम देखेंगे शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव, कि शिक्षा किस तरीके से मनोविज्ञान पर प्रभावी है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा की प्रधानता देखते हुए मनोविज्ञान का एक क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान सामने आया, जिसकी सहायता से शिक्षा की समस्याओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से हल करने में सफलता प्राप्त हुई, राइट। यानी मनोविज्ञान के, यानी साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो एजुकेशन है उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल हुआ, उसकी जो इतनी इंपॉर्टेंस क्रिएट हुई, राइट, कि बिना एजुकेशन के साइकोलॉजी का भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो वो एजुकेशन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो साइकोलॉजी का एक जो फील्ड है वो नया डेवलप हुआ, दैट इज शिक्षा मनोविज्ञान, राइट, जिसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से शिक्षा की समस्याओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से हल करने में सफलता प्राप्त हुई, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, दैट इज मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों एवं प्रयोगों के आधार पर परिणामों का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए शिक्षा के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। अब भाई देखो, वही चीज़ है, मनोविज्ञान क्या है, एक विशेष प्रकार का मन का विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान में वही नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत सारे होते हैं, और साथ ही साथ उसमें चीज़ों को एग्जामाइन भी किया जाता है, उनके आधार पर जो भी रिजल्ट्स आते हैं उन सारी चीज़ों को
आने वाली पीढ़ियों को कैसे समझाया जाए। भाई जो चीज़ें हमारे दादा परदादा के समय में साइकोलॉजिकली देखी गई, उनको ऑब्जर्व किया गया, जो भी नियम कायदे सिद्धांत वगैरह आए, उनको अगर हम लोग को सीखना है तो अब दादा परदादा तो हमारे नहीं बैठे हैं, तो उनको कैसे सहेजा जाएगा, कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसकी वजह से जैसे हम हैं, हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनको भी हम उन चीज़ों को, उस ज्ञान को हम दे सकें। तो ये सब संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, शिक्षा की सहायता से मनोविज्ञान के लिए भी अध्ययन सामग्री प्राप्त हो रही है, जिससे अब मनोविज्ञान केवल मानव व्यवहार का ही अध्ययन नहीं है, वरन सीखने सिखाने वाली परिस्थितियों का भी अध्ययन करने वाला विषय है। तो बिल्कुल ठीक है, जो एजुकेशन की हेल्प से जब हमें साइकोलॉजी के लिए जो भी अध्ययन सामग्री, यानी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब पीढ़ियों को देने के लिए वो नॉलेज कैसे उसको सुरक्षित करके रखा जाए, तो उसके लिए एकमात्र हमारे पास सहारा था, एकमात्र हेल्प थी, दैट इज एजुकेशन, राइट। तो उसके थ्रू हम उन चीज़ों को एक अपने स्टडी मटेरियल के रूप में भी संजो के रख सकते हैं, जिससे अब मनोविज्ञान केवल मानव व्यवहार का ही अध्ययन नहीं है, वरन सीखने सिखाने वाली परिस्थितियों का भी अध्ययन करने वाला विषय है। तो ठीक है, अभी सीखने सिखाने वाले जो मेथड्स की भी हमने बात करी, तो यानी अब जो मनोविज्ञान है केवल मानव व्यवहार की ही यहाँ बात नहीं होती है, यहाँ पर हम चीज़ों को सीखने और सिखाने वाली जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, मेथड्स हैं, उनको भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं मनोविज्ञान के अंदर, राइट, शिक्षा की सहायता से। नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट इज, मनोविज्ञान पर शिक्षा का इतना गहरा प्रभाव है कि मनोवैज्ञानिक बहुत से शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर शोध कार्य करने में लगे हैं, जैसे समस्या मूलक बालकों का अध्ययन, पिछड़े और प्रतिभाशाली बालकों का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन आदि। ठीक है, तो मतलब वही चीज़ हो गई कि साइकोलॉजी पे जो एजुकेशन का प्रभाव देखा जा रहा है, तो मनोवैज्ञानिक बहुत से एजुकेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक्सपेरिमेंट्स या शोध कार्य करने में लगे हुए हैं, जिनमें उनके सामने बहुत अलग अलग टारगेट्स रहते हैं, अलग अलग चीज़ें उनके सामने रहती हैं, जैसे समस्या मूलक बालकों का अध्ययन। अब जो जिन भी बच्चों के साथ कोई भी तरह की अलग अलग व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, उनका अध्ययन करना है कि किस तरह के बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, जिससे उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके, उनको भी चीज़ें सिखाई जा सकें और वो भी एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें, राइट। और साथ ही साथ प्रतिभाशाली बालकों का जो शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन है कि उन जो स्किल्ड या जो भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, तो उनकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या परिस्थितियां उनकी रही हैं पढ़ाई वगैरह करने की, उनके बारे में भी स्थितियां कि जिसके थ्रू हम और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम मोटिवेट कर सकें, उनको हम एक एक एग्जाम्पल देके, एक मिसाल के तौर पे उनके सामने हम चीज़ों को पॉजिटिवली रख सकें, जिससे उनके अंदर भी एक पढ़ने के और अपने करियर के प्रति एक उत्साह उनके अंदर जगे, राइट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट दैट इज, शिक्षा की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मनोवैज्ञानिक को ही सही और सफल शिक्षक माना गया है। तो बिल्कुल सही है कि अगर एक जो शिक्षक है वो अगर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रिपेयर नहीं है, उसको मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान नहीं है, तो वो शिक्षा उतनी अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये चीज़ आप समझ रहे होगे इतने पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद। दैट इज़ वाई एक साइकोलॉजिस्ट को, राइट, यानी मनोवैज्ञानिक को ही एक सफल और सही शिक्षक माना गया है, जिनमें कुछ एक नाम आते हैं, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, डेवी आदि, राइट। तो अतः स्पष्ट है कि शिक्षा जिस प्रकार मनोविज्ञान पर आधारित है, उसी प्रकार मनोविज्ञान का अध्ययन भी शिक्षा के बिना संभव नहीं, क्योंकि किसी भी विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कोई ना कोई शिक्षा प्रक्रिया अवश्य अपनानी पड़ती है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी, आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों में शेयर करिए, सो दैट कि हर एक कैंडिडेट तक जो भी बीएड या डीएलएड परसुइंग है उसको इन वीडियोस के थ्रू, इन कंटेंट्स में हेल्प मिल सके। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोगों का इतना साथ, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नई वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।